हेलो नमस्कार दोस्तों। आज यूटेरिया का बिहार दरोगा 2025 का वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 9 की ओर चल रहे हैं। सेट नंबर 10 से लेकर के 15 तक हो चुका है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। अगर इन सभी सेट का फुल सेट का पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो हमारे टेलीग्राम चैनल एबीसी विद सुमन के साथ जरूर ज्वाइन करें। आपको बिल्कुल फ्री में बहुत सारे एग्जाम का पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ क्यूज भी लगता है दोस्तों, तो आप क्यूज भी मार सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग सेट नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों। और इस बार जो है आपको वर्दी हर हाल में पहनना है, डबल स्टार लेकर आना है। जितना मेहनत हो सके उतना मेहनत करना है। तो आइए, कहता है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। बगाटा जनजाति उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का है, सही है। बकरवाल जनजाति जम्मू कश्मीर का है। लेप्चा जनजाति सिक्किम का है। बिरहोर जनजाति तमिलनाडु का, ये गलत है दोस्तों। बिरहोर जनजाति जो है झारखंड का है, ठीक है। झारखंड की जनजाति है। ऑप्शन नंबर डी गलत था। बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है। यह परिवर्तित चट्टानों से बना है। इस पठार के पश्चिम भाग में बाबा बुदन की पहाड़ी तथा ब्रह्मागिरी पहाड़ी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। डिडवाना और कुचामन निम्नलिखित में किसके उदाहरण है। डिडवाना और कुचामन लवणीय झील का उदाहरण है। डिडवाना और कुचामन झील जो है दोनों राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है। यह एक लवणीय झील का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। आर्किड और ब्रोमीलाइड जैसे परजीवी पौधे किस प्रकार के वन में उगते हैं। तो आर्किड और ब्रोमीलाइड पौधे जो है वर्षा वन में उगते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वर्षा वन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि सघन वन उग जाते हैं। इतने घने वन होते हैं तो वहां पर जो है सूर्य के प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता है। और ये दोनों पौधा जो है आर्किड और ब्रोमीलाइड जहां पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता है वहीं पर उगते हैं, ठीक है, यानी नम भूमि में। क्वेश्चन नंबर 5। महाद्वीपीय एवं महासागर के विवरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है। नागा अर्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। बंगलिहार परियोजना चिनाव नदी पर। रंजीत सागर रावी नदी पर। टिहरी बांध यमुना नदी पर, गलत है दोस्तों। टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर है। भागीरथी नदी पर है। कुछ और परियोजना का नाम देखते हैं दोस्तों, जैसे चमेरा परियोजना। चमेरा जो है रावी नदी पर बनाया गया है। सलाल परियोजना ये चिनाव नदी पर है। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। ग्रैंड सैंडी एवं ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल निम्नलिखित में किस देश में स्थित है। तो ग्रैंड सैंडी और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का यह महाद्वीप पश्चिमी हिस्सा काफी सूखा है, जिस कारण यहाँ पर कई मरुस्थल पाए जाते हैं, जैसे में ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल हो जाएगा। गिब्सन मरुस्थल ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। तनामी मरुस्थल और एक है दोस्तों सिम्पसन मरुस्थल, ठीक है। सिम्पसन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये कई मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्सा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दोस्तों, मिलान करने के लिए कह रहा है, मिलान कीजिएगा। कहता है क्षोभ मंडल में जो है मौसम के साथ परिवर्तन जो होता है, और मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी, समताप मंडल में ओजोन परत और हवाई जहाजों के उड़ाने की आदर्श दशा की स्थिति, आयन मंडल में लंबी दूरी के संचार में सहायक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा इसको। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था, और फाइनल जो है भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में दूसरे चरण में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ है? तो दूसरे चरण की बात करते हैं दोस्तों, तो यह 11 नवंबर को संपन्न हुआ है। ठीक है, पहला चरण 6 नवंबर को संपन्न हुआ था। ठीक है, इसमें इसमें टोटल जो है 69.2% मतदान हुआ है, जिसमें जिसमें पुरुष यानी मेल जो है 64.1% और फीमेल की बात करते हैं तो 74.56% मतदान दिया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 की ओर। हाल ही में किसने बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? तो बुकर पुरस्कार 2025 डेविड अस्लेजले ने जीता है। डेविड अस्लेजले ने अपनी उपन्यास फ्लैश के लिए जीता है। किसके लिए दोस्तों? फ्लैश के लिए। यह जो है कहाँ के रहने वाले हैं? हंगरी के रहने वाले हैं। ठीक है, यह पुरस्कार पाने वाले ये हंगरी के पहले व्यक्ति हैं, डेविड अस्लेजले। क्वेश्चन नंबर 12, भारत ने ईरान में फंसी भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन की शुरुआत किया है? तो ईरान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन सिंधु का शुरुआत किया था। ठीक है, ऑपरेशन गंगा की बात करते हैं दोस्तों, तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया अभियान है। ऑपरेशन ब्रह्मा की बात करते हैं दोस्तों, तो म्यांमार में जो है आपदा आया था, म्यांमार में भूकंपीय आपदा आया था, विनाशकारी आपदा आया था, तो उसमें जो है मानवीय सहायता जो है भारत की ओर से किया गया था ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत। एक है दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर, जो हाल फिलहाल में हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर क्या है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में सशस्त्र बल के द्वारा आतंकवादी के खिलाफ चलाया गया अभियान है ऑपरेशन सिंदूर। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? बताइएगा दोस्तों। तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से पार्वती तिर्की को सम्मानित किया गया है। पार्वती तिर्की। अगर इसी में पूछे दोस्तों कि बाल साहित्य पुरस्कार 2025, बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुशील शुक्ला को जो है सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आते हैं। कथा किस राज्य सरकार ने राज्यों में पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की मंजूरी दी है? तो कौन सा राज्य दिया है? तो 20% आरक्षण की मंजूरी देने वाला उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नई जनसंख्यांकी रिपोर्ट के अनुसार भारत का प्रजनन दर घट करके जो है प्रति महिला कितनी हो गई है? तो प्रति महिला जो है 1.9 हो गया है, 1.9। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुलबीर सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो भारत के गुलबीर सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, स्वर्ण पदक। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने टोटल जो है 24 पदक जीता है, जिसमें 24 में से 8 जो है स्वर्ण पदक है। ठीक है, भारत ने इस प्रतियोगिता में चीन के बाद पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, 2nd नंबर पर। दोस्तों आपसे निवेदन है कि वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन की तरह है दोस्तों, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, 2025 का इटालियन ओपन किसने जीता है? 2025 का इटालियन ओपन कार्लोस अल्काराज ने जेनिक सीनर को हरा करके यह खिताब जीता है। किसने जीता है दोस्तों? कार्लोस अल्काराज। कार्लोस अल्काराज की बात करते हैं दोस्तों, तो यह स्पेन से संबंधित है और जेनिक सीनर जो है इटली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? मुख्य आर्थिक सलाहकार की बात करते हैं तो बी अनंत नागेश्वरन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुमन बेरी की बात करते हैं दोस्तों, यह नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। उत्पल कुमार सिंह की बात करते हैं दोस्तों, तो यह लोकसभा के महासचिव है। लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। क्वेश्चन नंबर 19, अर्थशास्त्र हेतु नोबेल पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? बताइएगा दोस्तों। तो जोएल मोकिर, फिलिप अघियान, पीटर हॉबिट, इनमें से सभी हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार का शुरुआत 1901 से हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 की ओर। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की जाने वाली राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नया नाम क्या है? तो राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नया नाम ज्ञान भारतम मिशन। ज्ञान भारतम मिशन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मूल राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन को 2003 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के तहत लॉन्च किया था।
प्रधानमंत्री मोदी ने जून 2025 को भारत की समृद्ध पांडुलिपि विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण पर ध्यान में केंद्रित करते हुए इस मिशन का नया नाम ज्ञान भारतम मिशन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार प्रदर्शन के आधार पर शीर्ष स्थान कौन सा राज्य रहा है? तो शीर्ष स्थान की बात करते हैं तो कर्नाटक इसमें शीर्ष स्थान है। ये जो है बड़े और मध्यम राज्य में कर्नाटक है। अगर छोटे राज्य की बात करते हैं तो छोटे राज्य में सिक्किम शीर्ष स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का पहला एआई स्कूल लॉन्च करने वाला राज्य कौन है? तो एआई स्कूल लॉन्च करने वाला राज्य केरल है। ठीक है। देश का पहला एआई सिटी कौन बनाया जा रहा है? तो लखनऊ को बनाया जा रहा है देश का पहला एआई सिटी। लखनऊ कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 23, बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? तो बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य गोपालगंज में बनाया जा रहा है दोस्तों। गोपालगंज के गंडक नदी में यह अभ्यारण्य बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त हुए हैं? आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में शिरीष चंद्र मुर्मू को नियुक्त किए गए हैं। आरबीआई की बात करते हैं दोस्तों तो इसका स्थापना 1935 में हुआ था हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था दोस्तों। ठीक है। इसका प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करते हैं तो सीडी देशमुख प्रथम भारतीय गवर्नर है। अगर प्रथम गवर्नर की बात करेंगे तो सर ओसबॉर्न स्मिथ जो है प्रथम गवर्नर है। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा दोस्तों भारत के 76वें संविधान दिवस समारोह का थीम क्या है? 76वें संविधान दिवस का समारोह का थीम हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। संविधान दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? 26 नवंबर को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आते हैं। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष के रूप में पल्ले गंगा रेड्डी को बनाया गया है। चर्चित उबर शिकारा का शुरुआत कहाँ की गई है? उबर शिकारा का शुरुआत जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। उबर शिकारा की बात करते हैं दोस्तों तो उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा की श्रीनगर के डल झील में पारंपरिक शिकारा नाव की सवारी के लिए ऑनलाइन बुक सेवा जो है चालू किया है। यह एशिया की पहली जल परिवहन सेवा है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रोबा 3 उपग्रह को कहां से प्रक्षेपित किया गया है? प्रोबा 3 उपग्रह की बात करते हैं दोस्तों तो इसका प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से किया गया है। श्रीहरिकोटा से PSLV-C-59 के जरिए इसको प्रक्षेपण किया गया है। PSLV-C-59 के जरिए जो है इसका प्रक्षेपण किया गया। श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 की ओर। लोकलेखा समिति क्या है दोस्तों? एक वित्तीय समिति है। विभागीय समिति कौन सा है? स्टैंडिंग समिति। ठीक है। याचिका समिति को क्या कहते हैं? कार्यकारी समिति। स्टॉक मार्केट स्कैम संयुक्त समिति को तदर्थ समिति। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 30 की ओर आते हैं। ठीक है। 30 देखिएगा, राइट टू प्राइवेसी किस अनुच्छेद से संबंधित है? राइट टू प्राइवेसी अनुच्छेद 21 से संबंधित है। अनुच्छेद 14 में क्या है दोस्तों? विधि के समक्ष समता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 21 का 1 में क्या है दोस्तों? शिक्षा का अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा को अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 19 में दोस्तों बोलने की आजादी या फिर प्रेस का स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर बढ़े दोस्तों 31, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष के रूप में सुमन बेरी है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, जो कि नरेंद्र मोदी है। क्वेश्चन नंबर 32, 92वां संविधान संशोधन द्वारा किस भाषा को 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया है? तो 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में हुआ था दोस्तों। इसके तहत डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया है। संथाली को तो आप मिला ले दोस्तों, बोडो, मैथिली, संथाली, सिंधी को नहीं जोड़ा गया। सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जो है इसे जोड़ा गया है।
ठीक है। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। भाषा का उल्लेख संविधान के 8वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है दोस्तों। मूल संविधान में 14 भाषा का उल्लेख किया गया था। वर्तमान में 22 भाषा का उल्लेख किया गया है दोस्तों, जिसमें से 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषा का, 21वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है 1 भाषा को जोड़ा गया है, 71वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है 3 भाषा को जोड़ा गया है। तो 14, 3, 17, 17, 4, 21, 22 भाषा का वर्तमान में उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 33 की ओर। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र सीमा क्या है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की सीमा 65 वर्ष है। अगर यहाँ उच्च न्यायालय की बात करें दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 62 वर्ष हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान भारत के संविधान में अनुच्छेद 124 में निहित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34, राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र की सीमा क्या होना चाहिए? न्यूनतम उम्र की सीमा 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। तो न्यूनतम उम्र की सीमा राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। यह जो है अनुच्छेद 84 के तहत निर्धारण किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आते हैं, अच्छा, राज्यसभा का गठन का प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है। लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 35 की ओर आते हैं। संसद में किसी विषय पर बराबर मत रहने की स्थिति में निर्णायक मत किसका होता है? तो जब मत बराबर होता है तो निर्णायक मत के रूप में लोकसभा अध्यक्ष का मत होता है। लोकसभा का अध्यक्ष का मत अनुच्छेद 100 के 1 के तहत होता है, ठीक है। लेकिन जब मत बराबर हो जाएगा दोनों ओर तभी ही लोकसभा अध्यक्ष मत देगा। अगर बराबर नहीं होगा तो मत नहीं देगा, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करते हैं दोस्तों। अच्छा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 के तहत। कार्यपाल का शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा अनुच्छेद 53 के तहत। राष्ट्रपति का चुनाव होगा अनुच्छेद 54 के तहत। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन होगा अनुच्छेद 57 के तहत। अर्हताएं का उल्लेख 58 के तहत दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री का नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर आते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस सरकार के कार्यकाल में पारित हुआ है? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है पीवी नरसिम्हा राव के सरकार के कार्यकाल में पारित हुआ है, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव ने दिसंबर 1992 में इसको जो है पारित किया था और 1993 में इसको लागू कर दिया गया था, इस संविधान संशोधन को। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के प्राचीनतम दर्शन कौन है? भारत के प्राचीनतम दर्शन की बात करते हैं दोस्तों तो वर्तमान में वैदिक दर्शनों में टोटल 6 दर्शन है। 6 दर्शन में तो आपको 4 दर्शन यही दिख रहा होगा दोस्तों, न्याय दर्शन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन और वैशेषिक दर्शन। एक और कौन बच गया दोस्तों? एक मीमांसा बच गया दोस्तों, मीमांसा दर्शन और एक कौन सा बच गया दोस्तों? वेदांत दर्शन, ठीक है। वेदांत दर्शन, ये जो है वैदिक साहित्य में टोटल 6 दर्शन का उल्लेख किया गया है। न्याय दर्शन की बात करते हैं दोस्तों तो इसका प्रतिपादक कौन है? न्याय दर्शन गौतम बुद्ध जो इसका प्रतिपादन है। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल है दोस्तों, कपिल मुनि। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है, ठीक है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कनाद है दोस्तों, ठीक है। मीमांसा का जो है जैमिनी हो जाएगा, जैमिनी, और वेदांत का बादरायण हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन कर रहा है सबसे प्राचीन दर्शन कौन है दोस्तों? तो सबसे प्राचीन सांख्य दर्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। 38, महात्मा गांधी की आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? तो मूलतः जो है किस भाषा में लिखी गई है? तो गुजराती भाषा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, महात्मा गांधी जी का आत्मकथा कौन है दोस्तों? द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ठीक है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो है महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है। अच्छा, इनका कुछ बुक देख लेते हैं, कौन कौन सा बुक है। जैसे इंडिया ऑफ माई ड्रीम, ठीक है। और हो जाएगा अनासक्त योग, और क्या हो जाएगा दोस्तों? हिंद स्वराज, और क्या होगा? सप्त महाव्रत। सुनो विद्यार्थी, ये सभी जो है महात्मा गांधी जी का कुछ पुस्तकें हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 39,
किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर नाबार्ड बैंक की स्थापना किया गया था? तो नाबार्ड बैंक की स्थापना शिवरामन समिति के रिपोर्ट के आधार पर 12 जुलाई 1982 को किया गया था। ठीक है, 12 जुलाई 1982 को। नरसिंघम समिति का संबंध बैंकिंग से है दोस्तों। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज से है, पंचायती राज से है। चलैया समिति का संबंध कर सुधार से है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर 1 हो जाएगा। किस संत ने अपने उपसंदेश के प्रचार प्रसार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो हिंदी का प्रयोग रामानंद ने किया था। रामानंद ने भक्ति के प्रचार प्रसार जो है दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाने के लिए इसको किया था। ठीक है, हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर आते हैं। फिटकिरी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? फिटकिरी का रासायनिक नाम फिटकिरी का रासायनिक नाम क्या होता है? पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसका सूत्र क्या होता है? K2SO4 Al2 SO4 का होल 2 इंटू 24H2O। ठीक है, याद रखिएगा, थोड़ा लंबा चौड़ा सूत्र है, याद रखिएगा। सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट को क्या कहते हैं? हाइपो कहते हैं, इसको हाइपो कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, पोटेशियम क्रोमियम सल्फेट, पोटेशियम क्रोमियम सल्फेट को क्रोम एलम कहते हैं, क्रोम एलम। क्वेश्चन नंबर 42, किस देश के शासनाध्यक्ष के निवास स्थान को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है? तो टेम्पल ट्रीज जो है श्रीलंका के शासनाध्यक्ष के निवास स्थान को कहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास स्थान को क्या कहते हैं दोस्तों? व्हाइट हाउस के नाम से जानते हैं। और भारत के राष्ट्रपति के निवास स्थान को राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, विभिन्न देशों के बदले हुए नाम में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नाम बदला हो दोस्तों, जैसे श्रीलंका का जो है पिछला नाम क्या था? सिलोन, यानी पहले वाला नाम था सिलोन। ठीक है, ये सही है। तुर्की का ऑटोमन साम्राज्य था। कंबोडिया का था कंपूचिया, ये भी सही है। म्यांमार का मलय, ये गलत है दोस्तों। मलय जो था मलेशिया का था। ठीक है, मलेशिया का मलय था। ये जो म्यांमार का नाम क्या है? बर्मा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 44 की ओर। पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा किन दो शहरों को जोड़ता है? पालघाट दर्रा कोच्चि से कोयम्बटूर को जोड़ता है, कोच्चि को कोयम्बटूर से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर हम थालघाट दर्रा की बात करते हैं, थालघाट दर्रा, तो ये नासिक को मुंबई से जोड़ता है। अगर हम भोरघाट दर्रा की बात करते हैं तो यह मुंबई को पुणे से जोड़ता है, भोरघाट दर्रा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 45 की ओर। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस को नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, मतलब N2O। यह जो है एक रंगहीन गैर ज्वलनशील गैस है। इसे हंसाने वाली गैस के रूप में जाना जाता है। लेड पारोक्साइड, लेड पारोक्साइड को लाल सिंदूर के नाम से जानते हैं, लाल सिंदूर। इसका सूत्र क्या है दोस्तों? Pb3PB3O4। लेड सल्फाइड, लेड सल्फाइड को गैलेना कहते हैं, गैलेना। इसका सूत्र होता है PBS। क्वेश्चन नंबर 46, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 नाइट्रस ऑक्साइड। प्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपित करने वाला डॉक्टर कौन थे? बताइएगा। तो प्रोफेसर क्रिश्चियन बर्नार्ड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह जो है दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं, दक्षिण अफ्रीका से इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 47, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरियाडॉक्सिन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर हम विटामिन, पूरा विटामिन का नाम देखना तो जैसे विटामिन B1, विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं। ठीक है, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, राइबोफ्लेविन कहते हैं। विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं या फिर निकोटिनिक अम्ल कहते हैं, नियासिन या फिर निकोटिनिक अम्ल। विटामिन B5 को पेंटोथोनिक अम्ल कहते हैं, पेंटोथोनिक अम्ल कहते हैं विटामिन B5 को। विटामिन B6 को दोस्तों, विटामिन B6 को जो है पायरियाडॉक्सिन कहते हैं, पायरियाडॉक्सिन कहते हैं विटामिन B6 को। विटामिन B9 को फॉलिक एसिड कहते हैं, B9। और विटामिन B12 को जो है साइनोकोबालामिन कहते हैं, B12। और विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। याद रखिएगा ये सब दोस्तों, सब लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 48 की ओर। निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजुआ जनित नहीं है?
प्रोटोजुआ से होने वाला रोग मलेरिया हो जाएगा दोस्तों, सिफिलिस हो जाएगा, ठीक है। और एक कौन सा, सॉरी, मलेरिया हो जाएगा, पायरिया और पेचिस, सिफिलिस नहीं है, ठीक है। मलेरिया, पायरिया और पेचिस ये सभी जो है प्रोटोजुआ से होता है। सिफिलिस जो है जीवाणु से होता है, यह जो है जीवाणु जनित रोग है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, राजसी उपाधि अधिनियम कब पारित किया गया? राजसी उपाधि अधिनियम जो है 1876 में पारित किया गया है। राजसी उपाधि अधिनियम 1876 में पारित किया गया है। इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली के दरबार में भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था। इसी प्रकार एडवर्ड को, ठीक है, सम्राट एडवर्ड को और जॉर्ज पंचम को भी इस अधिनियम के द्वारा सम्राट घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50, महाराष्ट्र में रमौसी कृषक जत्था को किसने स्थापित किया था? तो रमौसी कृषक जत्था को वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर आते हैं। बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। इसे कब और किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो बंगाल गजट को 1780 में जेम्स हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 52, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्थापित होने वाली निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार करें। द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इसका स्थापना जो है 1851 में हुआ था। और किसने किया था दोस्तों? राधा कांत देव ने किया था। राधा कांत देव और एक देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, इसका स्थापना 1852 में किया गया था। गुजलू नरसुचेट्टू के द्वारा किया गया था। द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुआ था। एस.एन. बनर्जी के द्वारा, एस.एन. यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा, और साथ में थे आनंद मोहन बोस। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में हुआ था। द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 53 की ओर। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसके द्वारा और कब किया गया? अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी की स्थापना बी.डी. सावरकर के द्वारा 1904 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? ला डलहौजी राज हड़प नीति का पहला शिकार संभलपुर नामक भारतीय रियासत हुआ था। ये गलत है दोस्तों, संभलपुर नहीं हुआ था। कौन हुआ था? सतारा हुआ था। सतारा को 1848 में यह शिकार हो गया था। तो पहला तो गलत हो गया। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 के समय लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल थे। बिल्कुल सही है, अतः ऑप्शन नंबर केवल 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर आते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत संस्था किसे माना जाता है? किसको मानते हैं बताइएगा? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1876 में हुआ था दोस्तों, एस.एन. बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। इसी को नाम परिवर्तित करके जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया था दोस्तों। जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में हुआ था। ठीक है, स्थापना किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने। अच्छा बताइएगा दोस्तों, इंडियन लीग की स्थापना कब हुआ था? इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में हुआ था, राधाकांत देव और देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में हुआ था, द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 56, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास के दौरान इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था। निम्नलिखित में किस भाषा में यह अखबार प्रकाशित नहीं होता था? तो यह अखबार बांग्ला भाषा में प्रकाशित नहीं होता था। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कथा कुल कितने कथन सत्य है? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है और 1028 सूक्ति है। सही है। ऋग्वेद के दूसरे से 7वें मंडल तक मंडल के सबसे प्राचीन माने जाते हैं और प्रथम तथा 8वें से 10वें तक मंडल के बाद माने जाते हैं। ये भी सही है। कथा शतपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का ब्राह्मण मंडल है। ये गलत है दोस्तों, ठीक है, ये गलत है। कथा सामवेद का रचना जो है चंपू शैली में हुआ था। ये भी गलत है,
ठीक है, चंपू शैली में नहीं हुआ था। सामवेद का रचना जो है संगीतमय शैली में हुआ था। ठीक है, चंपू शैली में किसकी रचना हुआ था दोस्तों? तो चंपू शैली में यजुर्वेद की रचना हुआ था। चंपू शैली में यजुर्वेद का रचना हुआ था। तो 1 और 2 सही है, अतः 2 कथन सही है। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों अगला, 58 की ओर आते हैं। 58 में करा दोस्तों, अकबर ने दास प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष किया था? तो दास प्रथा का उन्मूलन जो है 1562 में किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, दास प्रथा का उन्मूलन 1562 में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में हुआ था। जाजिया कर की समाप्ति 1564 में हुआ था। इबादत खाना की स्थापना 1575 में हुआ था। मजहर की घोषणा 1579 में हुआ था। दीन इलाही की स्थापना 1582 में हुआ था। ठीक है, और इलाही संबत का शुरुआत जो है 1583 में हुआ था। ये क्वेश्चन ऊपर छूट गया है दोस्तों, इसको करते हैं, गलती से छूट गया था। क्वेश्चन नंबर 58, शुंग वंश के शासनकाल पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख के आधार पर मिलती है? तो शुंग वंश की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना जो है 185 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 150 ईस्वी पूर्व में बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया था। ठीक है, ये जो है क्या कहता है, पुष्यमित्र शुंग जो है पहले बृहद्रथ के सेनापति हुआ करते थे। अच्छा, इसका जानकारी जो है अयोध्या अभिलेख से मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 आते हैं, प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? बताइएगा दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? यूनानी, शक और कुषाण। यूनानी, शक और कुषाण। यूनानी की बात करते हैं दोस्तों, तो यूनानी जो है 326 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, अगर शक की बात करते हैं तो यह होगा ईसा पूर्व के प्रथम शताब्दी में। अब कुषाण की बात करते हैं तो प्रथम शताब्दी में हुआ था। ये बिल्कुल क्रम में है। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर आते हैं, यदि धन बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो उसे क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति मतलब ठेठ भाषा में कह सकते हैं दोस्तों महंगाई। तो महंगाई होगा तो क्या होगा? धन अधिक देंगे लेकिन उसके बदले सामान कम मिलेगा हमको। क्वेश्चन नंबर 62, यदि मांग में परिवर्तन के कारण मांग वक्र दाईं ओर पहली वाली कीमत पर पहुंच जाए तो मांग की गई मात्रा क्या होगा? मांग की गई मात्रा बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, यदि मांग का आय लोच 1 से अधिक है तो पण्य वस्तु होगी। तो पण्य वस्तु क्या होगा? विलासता होगी। क्वेश्चन नंबर 64, पूंजी के सीमांत उत्पादकता होती है। पूंजी की सीमांत उत्पादकता नए निवेश पर प्रतिफल की प्रत्याशित दर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कहता क्षारीय मृदा धातुओं के परमाणु क्रमांक के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है? पहले तो क्षारीय मृदा धातु की बात करते हैं दोस्तों, तो यह वर्ग सारणी में वर्ग 2 का 1 में रखा गया है। ठीक है, तो वर्ग 2 का ए में कौन कौन रखा गया दोस्तों? तो हो जाएगा बेरिलियम हो जाएगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। ठीक है, बेरिलियम का परमाणु संख्या जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20, स्ट्रांसियम का परमाणु संख्या 38 और इधर बेरियम का परमाणु संख्या 56 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 66, कहता वायु में CO2 की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, जब ध्वनि के पिच यानी तारत्व में वृद्धि होती है तब निम्नलिखित में किसकी वृद्धि होती है? तब निम्नलिखित में आवृत्ति की वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 68 की ओर। 68 में कह रहा है दोस्तों कि रासायनिक तत्व अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध अभिविन्यास से है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होते हैं। तो इसका द्रव्यमान लगभग जो है हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 70 की ओर। 70 में कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? किनका है? तो अंतःपरदेवी जालिका और राइबोसोम को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइबोसोम की बात करते हैं दोस्तों, तो यह RNA
आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। इसे प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आते हैं 71 की ओर। विषाणु जीवित और निर्जीव के मध्य की कड़ी होने के साथ साथ कोशिका सिद्धांत अपवाद भी है, क्योंकि यह बाह्य वातावरण में अजैविक कारक होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, कहता कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? टमाटर शाकीय पौधा है, सही है। आम वृक्ष है, नींबू झाड़ी है, मनी प्लांट शाख है, ये गलत है दोस्तों। मनी प्लांट जो है आरोही लता का उदाहरण है, आरोही लता। क्वेश्चन नंबर आते हैं 73 की ओर। 73 में कह रहा है दोस्तों, कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कौन सा जीव जो है मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है? ठीक है, वही जीव के बारे में बोल रहा है कि उसमें टेंटाकिल्स जैसी संरचना पाई जाती है, तब उसी में पुनर्भवन की क्षमता होती है। तो कौन सा जीव होगा? हाइड्रा। हाइड्रा जो है, हाइड्रा में मुकुलन विधि से प्रजनन होता है, हाइड्रा में टेंटिकल्स जैसी संरचना पाई जाती है, हाइड्रा में पुनर्भवन की क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत ही तन्य है? कौन सा पदार्थ हो जाएगा? नाइक्रोम। नाइक्रोम किससे मिलकर बना होता है दोस्तों? निकेल प्लस में क्रोमियम से मिलकर के बना होता है। यह बहुत कठोर होता है और बहुत ही तन्य होता है। क्वेश्चन नंबर 75, अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। त्वचा में उपस्थित होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है दोस्तों? त्वचा है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में कौन सा जीव निंद्रालु रोग के लिए उत्तरदायी है? तो निंद्रालु रोग के लिए ट्रिप्सोना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ट्रिप्सोना जो है सीसी मक्खी के काटने से होता है। ठीक है, सीसी मक्खी के काटने से। इसका लक्षण क्या है दोस्तों? बुखार आएगा, सिर दर्द आएगा, जोड़ों में दर्द आ जाएगा, मानसिक निष्क्रिय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 में आवर्धन क्या है? आवर्धन नमूने का प्रेक्षित अमाप और वास्तविक अमाप का अनुपात है। नमूने का प्रेक्षित अनुपात और वास्तविक अमाप के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, गर्मी के मौसम में लोग सूती कपड़े पहनना पसंद करते हैं। इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण यह है कि सूती कपड़े जो है जल के अच्छे अवशोषक होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। गर्मी के मौसम में लोग सामान्यतः सूती वस्त्र का प्रयोग करते हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में व्यक्ति के शरीर से निकलने वाले पसीने सूती वस्त्र अवशोषित कर लेते हैं और व्यक्ति के शरीर को ठंडक महसूस प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 79, मिलान करना है। मिलान कीजिएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा यकृत, सबसे बड़ा कपी गोरिल्ला हो जाएगा दोस्तों, सबसे बुद्धिमान कपी चिंपैंजी, ठीक है, और सबसे छोटा कपी गिब्बन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 80 की ओर। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। ठीक है, पायरिडॉक्सिन जो है विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। फॉलिक अम्ल विटामिन B9 का, टोकोफेरॉल जो है विटामिन E का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 81 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा कार्बन हाइड्रोकार्बन को उसके क्वथनांक के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है? कौन सा हो जाएगा? प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और ऑक्टेन। इसमें प्रोपेन की बात करते हैं दोस्तों, तो प्रोपेन का हो जाएगा C3H8। अगर हम ब्यूटेन की बात करते हैं तो ब्यूटेन का हो जाएगा C4H10। पेंटेन क्या होगा दोस्तों? पेंटेन हो जाएगा C5H12। अगर ऑक्टेन की बात करते हैं दोस्तों तो ऑक्टेन हो जाएगा C8 और H18। ये हो जाएगा ऑक्टेन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 की ओर आते हैं। टूथपेस्ट दांतों की सड़न को किस प्रकार रोकता है? तो टूथपेस्ट जो है अतिरिक्त अम्लता को बेअसर करके रोकता है। टूथपेस्ट प्राकृतिक में क्षारीय होता है, वे एसिड के प्रभाव को बेअसर कर देता है, इस प्रकार दांत को सड़न से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में दही को रखने की कौन सा विधि सही नहीं है? तो दही को तांबे के बर्तन में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यह तांबे के बर्तन से अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यह जो है सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों आगे 84 की ओर आते हैं। 84 में कह रहा है जल किसी भी अन्य तरल पदार्थ की तुलना में अधिक प्रकार के पदार्थों की घोल सकता है, क्योंकि यह जो है प्रकृति में द्विध्रुवीय है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है?
तो एक होता है दोस्तों थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। लिख देते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये दोनों में अंतर क्या है? ये दोनों में अंतर ये है कि मान ले कोई कुर्सी है, ठीक है, प्लास्टिक का, तो अगर टूट जाएगा, फूट जाएगा, तो उसको पिघला करके, गला करके हम फिर से कुर्सी या किसी अन्य चीज को निर्माण कर सकते हैं। तो पुनः जो निर्मित हो जाता है उसे कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। और जिसका निर्माण एक बार हो चुका, मान ले कुर्सी का निर्माण एक बार हो चुका है, अब दूसरे बार वो नहीं बन सकता है, चाहे कोई प्रक्रिया लगा दे, वो नहीं बन सकता। एक बार सेट हो गया, जो सेट हो गया नहीं बनेगा, तो उसे कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, एक बार सेट हो गया तो दोहरा के सेट नहीं होगा। तो अगर इसका एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, तो इसका एग्जाम्पल में आता है बेकेलाइट। बेकेलाइट थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल है दोस्तों, बेकेलाइट और मैलामाइन, मैलामाइन। ठीक है, और इसका जो थर्मोप्लास्टिक का तो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, बहुत सा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मैलामाइन, जो अभी लिखे हैं। बाकी पॉलिस्ट्राइन, नाइलॉन और टेफ्लॉन, ये सभी जो थर्मोप्लास्टिक है, जिसको पिघला करके, गला करके, गर्म करके पुनः से हम निर्माण कर सकते हैं। आगे मैथ रीजनिंग है दोस्तों, आप लोग बना लीजिएगा, इसका सोल्यूशन हम पीडीएफ में दे देंगे। ठीक है, तो आप देख करके इसको आप हल कर सकते हैं। अगर बोलिएगा तो हम इसका हल भी कर देंगे। आइए दोस्तों, कुछ रीजनिंग से हम चलते हैं थोड़ा बहुत। इसमें 11 में 1 बढ़ रहा है दोस्तों, 12 हो गया, 12 गुने 3 हो गया 36, 36 में 5 बढ़ रहा है दोस्तों, 1 3 5, यहाँ पर क्या होगा, गुना 7 कर देंगे, तो 41 गुने 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 287। इसको देखते हैं दोस्तों, 4 का क्यूब प्लस में 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 89 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 का क्यूब कीजिएगा प्लस में 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 96 में क्या है दोस्तों, कहता है 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 देखिए यहाँ है। ठीक है, इसको जो है क्रम वाइज दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ भी मिल रहा है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं घड़ी के दिशा के क्रम में, तो 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे और 1 4 और 6, 1 लिखे, 4 लिखे और 6 लिखे। घड़ी के क्रम की दिशा यही होता है दोस्तों। यहाँ भी 1 मिल रहा है तो ये भी घड़ी के क्रम की दिशा में लिखिएगा। ठीक है, तो इसके सामने 1 के सामने 1 लिखिएगा। ठीक है, और ये 5 आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 4 का अपोजिट क्या हो गया, 5, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 97 में कहता है कोई एवं कुछ का प्रयोग निम्नलिखित में किस सर्वनाम में किया जाता है। तो कोई और कुछ का प्रयोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम में करते हैं। कहता करेक्ट पैसिव वॉइस, इसको अच्छी करना है दोस्तों। इंटरव्यू आस्क्ड मी माई नेम, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर आई वाज आस्क्ड माई नेम बाय इंटरव्यूअर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 फिल इन द ब्लैंक करना है। डिस्पाइट हिज प्लेज शी लुक्ड थ्रो हिज इनसिंसियर अपोलाइज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अंगारों पर पैर रखना, मुहावरे का अर्थ क्या है? अंगारे पर पैर रखना का अर्थ होता है जोखिम मोल लेना। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों, इंड हो गया। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो आपसे निवेदन है दोस्तों कि वीडियो को एक लाइक जरूर करें। एक लाइक करके थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी दे, ताकि आगे भी वीडियो बनाते रहे आपके लिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।